हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब आपसे पूछा गया यहाँ पे सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा ने। अल्बर्ट बंडूरा ने ही जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। बिल्कुल सही कथन दिया गया है कि जो विकास की जो प्रक्रिया होती है, एक उसकी क्या होती है, दिशा जो है निर्धारित होती है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। ये भी बिल्कुल सही है। जो वृद्धि और विकास की जो क्रिया होती है, वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों का क्या है, संयुक्त परिणाम होती है। अगर यहीं पे अगर वंशानुक्रम या फिर वातावरण एक चीज़ हो अगर यहाँ पे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की बात की गई है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो यहाँ क्या दिया गया कि नहीं की जा सकती, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है, विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पे। अब पूछा गया आपसे इनमें से कौन कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है ये क्या, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। अब यहाँ पे पूछा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनकी विशेषता क्या नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेटिंग करना जो है उनकी विशेषता नहीं होती है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। किसको कहते हैं, बाल्यावस्था को। अब आपसे 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया का विकास होता है। जब बच्चे अपने खिलौनों को एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खेलते हैं तो इससे उनमें जो विकास होता है एकता एवं सहयोग की भावना का, एकता एवं सहयोग की भावना का। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है, तो ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये विशेषता पाई जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब आपसे 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है। जो बच्चे के कुछ विचार पहले से होते हैं उनमें जो है कुछ नए विचार जब आ जाते हैं तो उसका जो समावेशन होता है उसको कहा था पियाजे ने आत्मसातीकरण। क्या कहा था उसको, आत्मसातीकरण कहा था। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए
उसकी समस्याओं को दूर करना। अब यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन कि बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, यह जो है बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं होती है। और कहीं भी किसी भी ऑप्शन में अगर केवल मिल जाए तो वो क्या होता है, ऑप्शन हमेशा गलत रहता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है, और बाकी जो है फर्स्ट, सेकंड और चौथा जो ऑप्शन है बिल्कुल ही सही दिए गए यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो बच्चों में जो विकास होता है पहले संवैदिक अवस्था में होता है, फिर मूर्त होता है, फिर अमूर्त होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। किशोरावस्था तक, जन्म से जो है किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का जो क्रम होता है वो बोला होता है पहले संवैदिक होता है, फिर उसके बाद मूर्त, फिर उसके बाद अमूर्त होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है, बिल्कुल सही दिया गया है कि जो व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र के सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया यहाँ पे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। तो ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में तीनों ही ऑप्शन सही दिए गए, तो इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से क्या है, शिक्षकों को क्या है इसके बारे में सचेत रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। तो सर्वश्रेष्ठ चिंतन जो होता है वो कौन सा चिंतन होता है, तार्किक चिंतन होता है। कौन सा, तार्किक चिंतन। अब आपसे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन दिया गया है, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, तो यही वाला कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा कि जो है स्त्रियाँ होती हैं उनकी राइटिंग पुरुषों की अपेक्षा क्या अच्छी होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है कि जो है बच्चों को क्या फीडबैक उपलब्ध कराना चाहिए कि बच्चे कहाँ पे कमी कर रहे हैं और कहाँ पे उनको सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि वे बेहतर ढंग से अपना क्या है कार्य कर सकें। तो शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था। तो वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का जो प्रयास सबसे पहले किया था वो किया था गाल्टन ने। किसने किया था, गाल्टन ने किया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो शिक्षार्थियों को जो उपलब्धि का मूल्यांकन करना है उसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो होता है ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना। ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अनुकरण एवं
दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? तो अनुकरण एवं दोहराने की जो तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चे में, वो पाई जाती है शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है, याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, बिल्कुल सही दिया गया है। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। उसके बाद चौथा ऑप्शन है, बोधात्मक, मनि प्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। जबकि अध्यापन और जो अधिगम सिखाने जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो होनी चाहिए बाल केंद्रित। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है और बाकी ऑप्शन जो है सारे सही दिए गए यहाँ पे। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अब पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कि जो सभी बच्चों के साथ एक तरह से व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? तो जब दृश्य सामग्री का यूज किया जाएगा एक शिक्षक के द्वारा अधिगम को सरल बनाने के लिए, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा लाभ होता है, जो सबसे कम लाभ होता है, वो होता है जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, जो पढ़ने में ज़्यादा तेज बच्चे हैं, उनको क्या है, सबसे कम लाभ होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ जो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। जो प्राकृतिक दशा का सिद्धांत अधिगम का वो दिया गया था कर्ट लेविन के द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत जो शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है वह होता है बालक का ज्ञानवर्धन करना। अब यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व जो है वह होता है भाषा संप्रेषण में निपुणता। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वनमानसों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय है? तो वनमानसों पर प्रयोग किसने किया था? ये किया था कोहलर ने। किसने किया था? कोहलर ने किया था। अब आपसे 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? तो व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये
गुणात्मक प्रतिरूप होता है, गुणात्मक प्रतिरूप होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पे जो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता कौन सी हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल ही सही दिया गया है। देखते अगला क्वेश्चन। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है, समावेशी शिक्षा को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। जो समावेशी शिक्षा है समान एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। पढ़ने से संबंधित जो बीमारी होती है, जो विकार होता है, उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं उसको? डिसलेक्सिया कहते हैं। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे। प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे जॉन डीवी। कौन थे? जॉन डीवी।